नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई में आज से भारत समुद्री सप्ताह की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। देश की समुद्री ताकत और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना है उद्देश्य। आज देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। पहले चरण में 10 से 15 राज्य हो सकते हैं शामिल। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी। भारत आसियान के बीच पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और शिक्षा सहयोग पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेशेल्स में एक सामुदायिक स्वागत समारोह को किया संबोधित। कहा, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और महासागर विजन को आगे बढ़ाने में सेशेल्स है महत्वपूर्ण। सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का किया प्रतिनिधित्व। समुद्री तूफान मोंथा का खतरा बरकरार। पूर्वी और दक्षिण भारत में अलर्ट जारी। 100 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। भारी बारिश का भी अनुमान। चुनाव आयोग आज शाम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा की जाएगी। ये कदम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के तहत उठाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अधिकारी प्रक्रिया और पहले चरण के राज्यों की जानकारी साझा करेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी देश भर में एसआईआर की तारीखों को लेकर घोषणा करेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना और इसमें नए मतदाताओं का समावेश करना है। इसमें नामों की जांच, पुराने मतदाताओं की पुष्टि और आवश्यक संशोधन शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इसकी शुरुआत 10 से 15 राज्यों से होगी। उन राज्यों में एसआईआर पहले होगी जहां अगले एक साल के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। बता दें कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से CMS-3 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTU में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। भारत का LVM-3 प्रक्षेपण यान 2 नवंबर 2025 को अपनी 5वीं उड़ान LVM-3 में CMS-3 संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। CMS-3 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है, जिसे भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 4400 किलोग्राम वजन वाला ये उपग्रह भारत की धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTU में प्रक्षेपित होने वाला है। सबसे भारी संचार उपग्रह होगा ये। LVM-3 की पिछली उड़ान से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अपना रोवर उतारने वाला पहला देश बना था। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि प्रक्षेपण यान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और उससे उपग्रह को भी जोड़ दिया गया है। इसे अंतिम प्रक्षेपण पूर्व जांच के लिए 26 अक्टूबर को प्रक्षेपण पैड पर ले जाया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की बेल्जियम यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। यह यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों को तेज करने में जुटे हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पीयूष गोयल अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त
मारोस सेफकोविक से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात समझौता वार्ता के अंतिम चरण की दिशा में और रणनीतिक तय करने में अहम होगी। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। पीयूष गोयल इस दौरान बाजार तक पहुंच, गैर शुल्कीय उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर संबंधित यूरोपीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वार्ता के दौरान समझौते पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां और तालमेल की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के 8वें सत्र की मेजबानी राजधानी दिल्ली कर रही है। ये सम्मेलन राजधानी के भारत मंडपम में आज से शुरू होने जा रहा है। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के मध्य सहयोग को बढ़ाना और एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है। राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के 8वें सत्र के दौरान सदस्य देश सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही चुनौतियों का पता लगाएंगे। यही नहीं, सभी के लिए सस्ती सौर ऊर्जा विजन के लिए कार्यों को संरेखित करेंगे। भारत ने अपने लक्ष्य से 5 साल पहले गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% हासिल कर लिया है। भारत तीसरा विश्व का सबसे बड़ा सौर उत्पादक है और नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपनी छत पर सौर ऊर्जा से 20 लाख से अधिक घर पहले ही लाभान्वित हो रहे हैं। 124 देश और देश भर के 40 से अधिक मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सौर गठबंधन सौर ऊर्जा की शक्ति का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात मोन्था के चलते आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर की शाम चक्रवात मोन्था काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट को पार कर सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के 5 जिले काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, एलुरु और पश्चिमी गोदावरी आपातकालीन उपायों के साथ पूरी तरह तैयार है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राहत, खाद्यान्न, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। राज्य के सभी सरकारी दुकानों में 26 अक्टूबर तक खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी कर ली गई है। मंडल स्तर पर पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। अन्य राज्यों ने भी राहत और जरूरी सामानों की आपूर्ति की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ओडिशा में 8 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन जिलों में हैं मलकानगिरी, कोरापुट, नंबररंगपुर, रायगढ़, गजपति गंजम, कंधमाल और कालाहांडी शामिल है। इन क्षेत्रों में कल और बुधवार को बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में जिला प्रशासन, राहत दलों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है, जिससे कि संभावित भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आज से 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री आयोजन माना जा रहा है। 11 देशों के मंत्री और उनके औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वैश्विक समुद्री उद्योग की प्रमुख कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नीति संस्थान इसमें शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार भारत के कई राज्यों के मंत्री और उपराज्यपाल भी निवेश अवसरों और क्षेत्रीय समुद्री क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए शामिल हैं।
प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर की शाम को राष्ट्रीय और वैश्विक समुद्री समुदाय के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और वैश्विक समुद्री कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय ग्लोबल CEO फोरम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कार्यक्रम को संबोधित किया। डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए सागर सेतु पोर्टल और समुद्रयान, गहरे समुद्र में खनन के लिए ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। हमने सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है, कोस्टल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया है और मछुआरों की सुरक्षा के लिए भी ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने पिछले दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि दर्ज की है। कार्गो हैंडलिंग में 150% की वृद्धि हमने दर्ज की है और टर्न अराउंड टाइम में भी कमी कर हम लगभग वैश्विक मांग के साथ हम नजदीक पहुंचे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए हम नीतिगत फैसले लेकर नई पॉलिसी कर भी आए हैं। भारत का लक्ष्य है एक ऐसा ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर विकसित करना जो विकास को गति दे लेकिन प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखे। साथ ही भारत ये नहीं भूला है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट और ग्लोबल साउथ के कई देश समुद्र से ही जीवन और जीविका प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय विदेश दौरे के तहत सेशेल्स की राजधानी में हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज स्टेट हाउस में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से भेंट की। उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार और जनता की ओर से डॉक्टर हार्मनी के पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र और वैश्विक दक्षिण में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति ने रविवार को सेशेल्स में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में लोगों को संबोधित किया। साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। सेशेल्स में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महासागर का विजन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद महासागर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। To foster the greater business and tourism engagements in all these areas, there remains the vast potential for our countries to collaborate, further strengthening and deepening our bilateral relations while promoting the security, well-being and the prosperity of our people. India remains committed to supporting the development aspirations of Seychelles in alignment with the priorities of the government and the people of Seychelles. Today, under PM Modi's vision and leadership, India is on the path to become Viksit, that is a developed country by 2047. In an uncertain global environment, we continue to grow fast and India has emerged as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we have become 5th and now 4th, and we are marching towards the 3rd. India's digital public infrastructure. नए राष्ट्रपति और सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सेशेल्स में उनकी उपस्थिति सेशेल्स के लोगों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन को रेखांकित करती है, जो दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी की पुष्टि करता है। उपराष्ट्रपति ने भारत और सेशेल्स के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने रिश्तों को और मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। Yes, the largest democracy in the world, we, India, and the mother of democracy, is proud to be a part of this democratic celebration.
The bonds between India and Seychelles are historic. The first migration and settlement to Seychelles in 1770, 5 Indians also participated in that. In the very first migration to this island, Indians are a part of it. That is the history. Though the ebb and flow of the past 250 years, India and the Seychelles have long stood as nations bound together, not only by the shared waters of the Indian Ocean, but also by our collective histories and shared experience through the challenging chapters of colonialism. I must say that for a country of a population of more than 120,000 people, Seychelles is incredibly diverse. The Indian diaspora here is drawn from different parts of India and has added the colors and flowers of India's own diversity on the social fabric and Seychelles. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ है और दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध बहुत गहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित समय में भी भारत आसियान समग्र रणनीतिक साझेदारी निरंतर प्रगति कर रही है। ये साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास की मजबूत नींव बनती जा रही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलिएंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। भारत इन प्राथमिकताओं का पूर्ण समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान केवल हमारी विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट विजन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। HADR, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।